जी जनाब, जाने जहां में खुशामदीद। पेश खिदमत है जाने जहां की जानिब से नॉवल यारम बाय सुमेरा हमीद की किस्त नंबर 47 एपिसोड 47। और इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और हम देखते हैं कि आलियान का क्या आता है जवाब जब अमराहा कहती है हेलो। Hello. How are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? तो जनाब ये हल्का सा फन फैक्टर तो यहाँ पे आता ही था, बनता ही था, क्योंकि फाइनली आलियान को एहसास हो गया है कि वो क्या कर रहा है। जी जनाब, आती है हेलो की आवाज और वो खामोश रहता है। उसे समझ नहीं आती कि वो बात कहाँ से शुरू करेगा और कहाँ खत्म करेगा और कहेगा क्या, इसीलिए तो वो खामोश रहा। और अमराहा ने फोन बंद कर दिया। जब फोन बंद हो चुका तो वो बुड़बुड़ाया और उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया अमराहा, मैंने तुम्हें वो सजा दी है जो खुद मैंने भुगती। अब वो कमरे में वापस आ गया और टेरेस पर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि उसे नींद आ सकेगी। अब आंखें तो जागते रहने का अहद बांध चुकी थी ना। वो साई और एन के साथ ब्राजील आ चुकी थी और वह काफी देर से टेरेस पर खड़ी थी। अंदर एन सो रही थी और अभी जो फोन आया था उसने जान लिया था कि वो किसका था। उस शख्स को शुबा था कि वो उसकी खामोशी को पहचान नहीं सकती और उसे यकीन था कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं। अरे कलाम के लिए अल्फाज की जरूरत होती होगी, पहचान के लिए नहीं। क्या वो उसे फिर से ये बताना चाहता था कि उसकी वजह से उसे कितनी तकलीफ काटनी पड़ी और वह किस तकलीफ से गुजरा। उसकी अच्छी भली जिंदगी को उसने अंधा कुआं बना दिया। रोशनी अंदर जाती है ना अंधेरा बाहर निकलता है। वो सब जो वो उसे नहीं कह सका था वो अब कहना चाहता था और अमराहा को खौफ महसूस हुआ। खौफ से आलियान का वहम किसी अस्तही की तरह दिवेकल हो गया। अब वो नए सिरे से सोच रहा था और पहले दिन से और पहली मुलाकात से और पहले जुमले से। एक लड़की जिसकी आंखों का काजल ऐसे फैल गया कि गालों को भी स्याह कर गया, उसके सामने खड़ी है। और वही लड़की ड्रैगन ड्रेस में उसके साथ खड़ी है और फिर वही लड़की हर जगह उसके साथ साथ रहती है। वो छुप कर बैठता है तो भी ये कैसी लड़की है जो उसके साइज से ज्यादा उसके साथ है और रूह से ज्यादा उस पर सवार है। तुम कहते हो कि तुम मामा मार्गरेट ना बन जाओ और मुझे ये खौफ है कि तुम वलीदुल बशर बन जाओगे और अपना कर छोड़ देने वाले, ये साई ने कहा था उससे और उसने अपना सर थाम लिया। सर उठाकर उसने चंद गहरे सांस लिए। कुछ भी था, वो खुश थी कि आलियान ने उसे फोन किया था। अरे बुरा भला कहने के लिए ही सही, वो उसे याद तो रखता था ना, उसका नाम तो भूला नहीं था ना। अरे दुनिया में कोई अमराहा भी है, उसमें ये एहसास जिंदा था। हर जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरतें दरपेश होंगी, लेकिन जीने के लिए तो सिर्फ एक। हाँ, जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरतें दरपेश होंगी, लेकिन जीने के लिए तो सिर्फ एक ही ना। अमराहा के लिए एक आलियान और आलियान के लिए एक अमराहा। और साथ ही होता है ये सीन खत्म। अगला सीन शुरू होता है फुटबॉल मैच से। आइए ब्राजील स्टेडियम के अंदर चलते हैं। सीरीज का फैसला कुन मैच है। इंग्लैंड और ब्राजील आमने सामने आने वाले हैं। लगता है कि सारा ब्राजील उठकर स्टेडियम में आ गया है। मैच शुरू होने से पहले ही लग रहा है कि मैच खत्म होने के करीब है। दोनों टीमें एक एक गोल तो कर चुकी हैं और अब दोनों टीमों के शायकीन मरे जा रहे हैं कि बस उनकी टीम फैसला कुन गोल कर दे। ब्राजीलियन शायकीन कुछ तंदी में थे। वो इंग्लैंड के शायकीन और खिलाड़ियों के नाम ले लेकर फिक्रे चस्त कर रहे थे। उन्हें बता रहे थे कि इंग्लैंड टीम किस बुरी तरह से हार जाने वाली है और ये सब होना मामूल है। फुटबॉल की दुनिया में जो नहीं होता वही कम होता है। शायकीन जितना ज्यादा करते हैं
कम ही करते हैं। फुटबॉल फेवर स्टेडियम के अंदर इतने हाई टेम्परेचर पर होता है जैसे वहां एहतमाम से एक आतिश पेशां फटने वाला है। उस फेवर का तस्वर स्क्रीन से मैच देखने वाले तो कर ही नहीं सकते। वो वेरा, कॉरल और चंद दूसरे यूनी फेलोज आगे पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने इंग्लैंड टीम की शर्ट्स पहन रखी थी और कॉरल, वेरा ने उछल उछल कर सारा स्टेडियम अभी से सर पर उठा लिया था। लेकिन आलियान खामोश बैठा बस उन्हें नाचते हुए ही देख रहा था। और ऐसे ही नाचते कूदते कॉरल ने एक प्यारी सी बच्ची की गोद में रखे हुए सैंडविचेस गायब कर दिए। क्या चीज है ये कॉरल? इसका पेट है या क्या है जो भरता ही नहीं है? बच्चे जिसके मामा पापा उसके पास ही खड़े अपनी धुन में उछल रहे थे ताकि वो स्क्रीन पर नजर आ सके, एकदम से अपनी गोद को खाली पाकर रोने लगे और अपने उछलते कूदते बाप की वो शर्ट खींचने लगी। शर्म करो, लिटिल एंजल को रुला दिया तुमने। आलियान ने तेजी से चलते उसके जबड़े को दोनों हाथों में सख्ती से दबा कर कहा और बच्ची उनसे जरा सी दूर ही बैठी हुई थी। भाई साफ सी बात है, एंजल तो किसी न किसी तरह जिंदा रह ही लेते हैं। अब हम शैतानों का अपना इंतजाम तो करना पड़ता है ना। अब देखो, मुझे भूख लगी थी, मैंने मेहनत की और खुराक हासिल कर ली। वैसे भी ना उसका बाप उसे और लेकर दे देगा। अब मेरा तो कोई बाप भी नहीं है ना जो मुझे लेकर देगा। मैं अभी जाकर ना बच्ची के बाप को बताता हूँ। आलियान उसकी तरफ जाने लगा तो फौरन कॉरल ने कहा, सुनो सुनो सुनो, अगर तुमने ये कहा तो ब्राजीला में फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा हंगामा होगा और वजह सिर्फ सैंडविच होगा। एक सैंडविच के लिए तुम न जाने कितने शायकीन को मरवा दोगे और कितनों को जख्मी करवा कर उम्र भर के लिए माजूर कर दोगे। आलियान, क्या ये मैं करूंगा? आलियान ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ कर कहा, हाँ तुम और सिर्फ तुम। उसने भी आलियान के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और ब्राजीला स्टेडियम में दो लड़के एक दूसरे के बाल मुट्ठियों में जकड़े हुए खड़े थे। जबकि देखा जाता है कि बच्ची के हाथ में अब एक बड़ी सी आइस कैंडी आ चुकी थी और कॉरल अब आइस कैंडी को देखने लगा था और बच्ची के बाप ने फुर्ती से बच्ची को चुप भी करवा दिया था। इसे देखो, तुम्हारी लिटिल एंजल की पसंद काफी अच्छी है। मुझे याद आया कि मैं आइस कैंडी को तो बहुत दिनों से पसंद करता हूँ। कॉरल ने आंखें गोल घुमा कर कहा और आलियान हंस दिया। यार तुम ऐसे क्यों? लिटिल एंजल सा ना? कॉरल ने मासूमियत से आंखें पटपटाई। नहीं, बिग डेविल जैसा। और आलियान ने आंखें निकाली। क्या मैं बिग डेविल हूँ? नहीं ना। उसने पीछे बैठी किस्सा गू की तरफ रुख मोड़ कर कहा और रिश्वत के तौर पर जेब से चॉकलेट निकाल कर आगे की और आलियान फिर से मुस्कुरा दिया और कहने लगा, अरे यार बंद करो अपना ड्रामा तो तुम। और फिर उसकी तरफ देखने लगा और कहने लगा, वैसे तुम बहुत गुमसुम से हो, कुछ हुआ है क्या? मैं ठीक हूँ, होना क्या है? कॉरल की नजरों से वो बच नहीं सकता था। कुछ है तो बताओ फ्रेश। क्या तुम शोर से परेशान हो? तुम जानते हो ना कि मैं सारा स्टेडियम खाली करवा सकता हूँ। अभी जाकर किसी ब्राजीलियन फैन को दबोच लेता हूँ और उसकी टीम के बारे में कुछ भड़कता हुआ जुमला कह देता हूँ तो बस फिर खेल शुरू। और हाँ, जो अफवाह मैं बम की यहाँ फैला सकता हूँ ना, उसके बारे में तो नहीं पूछो। वो बम बनने से अब तक किसी ने नहीं फैलाई होगी और बस फिर पूरे का पूरा स्टेडियम खाली। और आलियान उसका चेहरा देखने लगा और कहने लगा, इतने पैसे लगाकर हम मैच देखने आए हैं, खाली स्टेडियम नहीं। ऐसे पता नहीं क्यों लेकिन मुझे मैच देखने से ज्यादा दिलचस्पी ना किसी और चीज को देखने में है। बड़ी, अगर मैं शायकीन को आपस में लड़वा दूं तो कैसा रहेगा? मैच तो वैसे भी हम कई बार देख चुके हैं, अब जरा ये भी तो देखें ना, बराह रास्त हंगामा देखने में कैसा लगता है। ओए सुनो, शीशे की ना खाली बोतलें तुम्हारे सर पर आकर लगेंगी ना तो मजा आ जाएगा बराह रास्त हंगामा देखने का। ओह, वो इंसान अभी बना ही नहीं जो कॉरल के साथ ये सब कर सके, समझे? कॉरल इधर उधर देखने लगा और किसके पास से खाने की चीज उड़ाई जा सकती है। और कॉरल की इस बात पे कि वो इंसान अभी बना ही नहीं जो कॉरल के साथ ये सब कर सके, आलियान ने कहा, वो बना बनाया इंसान ना तुम्हारे साथ ही बैठा है। और कॉरल इसकी तरफ देखने लगा, कहने लगा, अरे तुम भी तो कॉरल ही हो।
कॉरल ने उसके दोनों गाल पकड़कर मरोड़े और मैच शुरू होने में अभी कुछ वक्त था और बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर स्टेडियम में मौजूद शायकीन दिखाए जा रहे थे। यार ये मकामी शायकीन तो अभी से पागल हो रहे हैं। कॉरल ने जरा दूर मौजूद एक लड़के की तरफ इशारा किया जो अपनी टीम के हक में अजीबोगरीब नारे लगा रहा था। तुम्हारा भी नशा टूट रहा होगा, जाकर तुम भी उसके साथ थोड़ा पागल हो जाओ। आलियान ने उसे उसी लड़के की सम दिखा दिया। और जनाब पिछले सीन में हमें ये पता चल गया था ना कि अमराहा भी आ चुकी है ब्राजीला में, लेकिन अमराहा ने साई को ये मना कर दिया था कि वो वेरा को ना बताए कि वो वहां पे मौजूद है। उन्हें साई की आमद का पता था लेकिन उसकी नहीं। वैसे भी कल उन्होंने चले जाना था। एन और अमराहा ने भी इंग्लैंड टीम की शर्ट्स पहन रखी थी और एन तो ऐसे उछल रही थी जैसे जापानी नहीं हो बल्कि बरतानवी हो और उसका एक आध भाई या फिर दोस्त टीम में शामिल हो। उसने टीम की नुमाइंदगी करती लंबी सी टोपी भी पहन रखी थी और मुंह को पूरा रंगा हुआ था और साथ हाथ में बोर्ड भी पकड़ रखा था। ट्रॉफी हमारी है, जिस पर पीछे कहीं से किसी ने कलर बॉल फेंक कर उसे बदनुमा कर दिया था, यानी ट्रॉफी इंग्लैंड की नहीं ब्राजील की है। मंजर कुछ ऐसा था जैसे वर्ल्ड कप फाइनल हो। अमराहा अब कुछ तो बेहतर महसूस कर रही थी वहां आकर। वैसे भी रात को जो आलियान ने कॉल की थी और किसी भी वजह को लेकर की थी, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात थी और वो भी खड़ी होकर एन के साथ अब उछलने लगी और रिहर्सल के तौर पर बनाई जाने वाली लहरों का हिस्सा बनने लगी। पूरे स्टेडियम में लहरें घूम रही थी और ये काबिले दीद मंजर था। वो हंसने लगी। उसे अचानक ही वो सब अच्छा लगने लगा था जिससे सारे गम बस मिट गए हों। अमराहा, आलियान, वेरा, कॉरल एक साथ चिल्लाए क्योंकि स्क्रीन पर उछलती एन के करीब वो खड़ी थी और अपनी तरफ आने वाली लहर की तरफ देख रही थी और खुशकिस्मती से उन तीनों ने उसे देख लिया था। और वेरा ने उसे फोन किया और कहा तुम कहाँ हो? और अमराहा हंसती और उसने कहा स्टेडियम। पागल गंदी बच्ची, बता नहीं सकती थी क्या तुम? मैंने सोचा कि सरप्राइज दूंगी। सरप्राइज, और वो भी स्क्रीन पर आकर। वेरा हंसी और वो बहुत खुश थी उसे देखकर। एन और अमराहा साई के साथ हैं। वेरा ने उन सबको बता दिया। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे साथ अमराहा भी है? आलियान ने फौरन साई को फोन किया। उसने मना किया था आलियान। और आलियान खामोश हो गया और स्क्रीन की तरफ ही देखता रहा कि वो फिर से नजर आ जाए। लेकिन अब ग्राउंड में खिलाड़ी आते नजर आ रहे थे और मैच शुरू हो चुका था। अब फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड की टीम ने गोल तो कर दिया था, लेकिन इंग्लैंड के शायकीन से ज्यादा तो ब्राजीलियन शायकीन दीवाने हो रहे थे गुस्से से। उन्हें रेफरी का ब्राजील टीम के एक अहम खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाए जाने से इख्तिलाफ था। उनके आसपास मौजूद शायकीन रेफरी को गालियां दे रहे थे कि अगर वो ये फाउल ना करता तो टीम 2 गोल कर चुकी होती और मुखालिफ टीम को गोल करने का मौका ही न मिलता। बच्चों बचकर ब्राजीलियों के नरगे में ना घिरे बैठे हो, वेरा ने मजाकन कहा। और आलियान भी हंसने लगा और कहने लगा कि अगर दूसरा गोल भी इंग्लैंड ने कर दिया ना तो इन्होंने इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों के बजाय हमारी गर्दनें ही तो बोझ लेनी है। और वो ये सब मजाक में कह रहे थे। स्टेडियम में ऐसा जुनून तो मामूल की बातें ही होती हैं। फिर भी मकामी शायकीन के तेवर काफी बिगड़ रहे थे। उनका ख्याल था कि सारे रेफरी, इंग्लैंड टीम के सारे खिलाड़ी फाउल ही खेल रहे हैं और अमराहा के पीछे भड़कते हुए फाउल फाउल के नारे लगने लगे। ये क्या हो रहा है साई? पीछे कोई लड़ाई हो रही है क्या? अमराहा तो अब सहम गई थी। अरे ये सब होता रहता है अमराहा, आखिरी मिनटों में देखना क्या होता है। और फिर दूसरा हाफ शुरू हो गया। इंग्लैंड का डिफेंस अच्छा था, मुखालिफ टीम की सरतोड़ कोशिशों को वो नाकाम बना रहे थे। और दूसरा हाफ खत्म होने से 15 मिनट पहले वेरा को एक मैसेज आया मोबाइल पर, जिसे पढ़कर वो थोड़ा सा परेशान हो गई। शाहवेज ने उससे पूछा कि क्या हुआ है? मेरा सहाफी दोस्त है, उसका एक मैसेज आया है, वो भी यहाँ पे मौजूद है और उसका कहना है कि उसे किसी मुतवक्के हंगामे की खबर मिली है। कैसे हंगामे की? खैर ज्यादा तो उसे भी मालूम नहीं है। उसका कहना है कि कोई हुकूमत मुखालिफ ग्रुप है जो अपने मफादात के लिए कोई हंगामा करवाना चाहता है, शायद गैर मुल्कियों को निशाना बनाना, ऐसे ही कुछ। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी खबरें फैली जाती हैं। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे और पुलिस जानती है कि कैसे अमन रखना है। और जो खबर तुम्हें मिली है ना वो हुकूमत को भी तो मिली ही होगी ना।
इससे अच्छा है हंगामा हो ही जाए, मैं भी तो देखूं ये फिल्म बिना टिकट के। कॉरल तो वाकई हंगामा देखने के लिए तैयार था और आलियान ने वेरा से कहा कि तुम्हारे दोस्त को शायद कंफर्म भी नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर वेरा ने सब दोस्तों को मैसेज कर दिया कि मैच खत्म होते फौरन स्टेडियम से निकल जाएं, खतरा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बदनज़की नजर आए तो पुरसुकून रहें। और फिर आखिरी 15 मिनट में ब्राजीलियन खिलाड़ियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन आखिरी 6 मिनट में गोल इंग्लैंड ने कर दिया। जोश और अफसोस से दोनों टीमों के शायकीन ने स्टेडियम सर पे उठा लिया। साई वेरा का पैगाम भी पड़ चुका था। उसने अमराहा और एन को चलने के लिए कहा। आलियान और वेरा भी उठ चुके थे, जबकि उछलता कूदता कॉरल पहले ही कहीं गायब हो चुका था। जबकि वेरा ने अब वाज़े खतरे की बू सूंघ ली थी, क्योंकि कहीं कोई एक ऐसा नारा गूंजता कि इस हिस्से में बात पड़ जाती। और मैच के दौरान गाली गलोच, हाथापाई, तू तड़ा, खाली बोतलें फेंकना आम बातें थी, लेकिन ऐसी तंदी और तैश तो नहीं होता था जो अब दिखाई दे रहा था, जैसे जानबूझकर किया जा रहा था। साई निकल चुके? आलियान ने पूछा। हाँ, उसने कहा है कि वो जा रहा है। वेरा ने फोन कान से हटाया और फिर वो दोनों स्टेडियम से बाहर आ गए और अभी वो सड़क तक आए ही थे कि पुलिस की नफरी तेजी से अंदर स्टेडियम की तरफ भागती हुई नजर आई। उनका अंदाज अलर्ट था और एकदम ही स्टेडियम के बाहर स्टेडियम के अंदर कुछ हो जाए मंजर नुमाया हो गया था। चलो आलियान, जल्दी चलो। वेरा आगे को बढ़ी और वो भी सड़क पर उसके साथ भागा और जरा दूर जाकर रुक गया और उसने कहा, क्या हुआ? वेरा पलटी। अमराहा? उसके चेहरे के जैसे सारे रंग उड़ गए थे और उसे देखकर वेरा की अपनी शक्ल साई से लहराए और वेरा ने फोन निकाला और अमराहा को फोन करने लगी, लेकिन आलियान पहले कॉल मिला चुका था। 2 बार बेल हुई और दूसरी तरफ से अमराहा की आवाज आई कि हेलो। और उसने कहा कि अमराहा तुम कहाँ हो? और अल्फाज अभी पूरे अदा भी नहीं हुए थे कि फोन डेड हो गया और उसने दोबारा कॉल मिलाई, लेकिन फोन बंद जा रहा था और सीन हुआ खत्म। उसका फोन बंद हो जाना ही था क्योंकि उसके फोन की बैटरी निकल चुकी थी और वो कहीं दूर गिर गया था और वो खुद भी गिर गई थी। वो बस निकल जाने को ही थे कि भड़का हुआ एक ग्रुप ऊपर से गुत्थम गुत्था हुआ और उनके ऊपर आकर गिरा। अमराहा का सर एक सख्त चीज से टकराया और उसके सर से खून निकलने लगा। साई ने जल्दी से उसे उठाया और एक मकामी फैन ने साई को धक्का दिया और फिर साई भी दूर जा गिरा। मैच का आखिरी मिनट खत्म हो चुका था और इंग्लिश टीम जीत चुकी थी और फौरन स्टेडियम में मुख्तलिफ जगहों पर ग्रुप के ग्रुप आपस में उलझकर गुत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे पर मुख्तलिफ ठोस चीजें फेंकने लगे। इस सारे अमल को 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, जैसे कि सब कुछ तय शुदा था कि ऐसा ही होना था। और फिर स्टेडियम की अंदरूनी हालत एकदम से बदली और आम शायकीन तो सहम गए। मंजर होलनाक हो गया और शोर बढ़ गया और हंगामे के आसार नुमाया हो गए। जो छुपा हुआ था वो निकल आया और स्टेडियम ने जंग का मैदान बदलने में 1 मिनट का वक्त भी ना लिया। एन तो कहीं आगे निकल चुकी थी और अमराहा को सर पे चोट की वजह से बुरी तरह से चक्कर आ रहे थे और उसे साई भी नजर नहीं आ रहा था। वो अकेली धक्के खाती और जगह बनाती आगे बढ़ने लगी कि एक हिप्पी लड़के ने उसका बाजू दबोच लिया। सिक्योरिटी फोर्स तेजी से अंदर दाखिल हो रही थी और 60,000 शायकीन के हुजूम में एकदम से भगदड़ मच गई थी। तेजी से बाहर निकल जाने का अंदाज ऐसा हो गया जैसे कयामत आ गई हो। खाली बोतलें सर और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर आकर लगने लगी। दोबारा अमराहा की कमर पर कोई वजनी चीज आकर लगी। जिसने उसका बाजू दबोचा था, पूरी कुवत लगाकर उससे बाजू छुड़वा कर वो आगे को भागी थी, लेकिन उसके बाजू पर फिर वही गिरफ्त पड़ी और सुर्ख आंखों वाले उस आदि नशी हिप्पी लड़के ने उसकी गर्दन पर झुककर उसे काटना चाहा और अमराहा ने पूरी शिद्दत से चीख मार दी। उसका फोन बंद जा रहा है ये मालूम होती अपना फोन फेंक कर वो रश में मुखालिफ सम भागा और वेरा भी उसके पीछे लपकी। और भागते हुए वेरा चिल्लाई कि तुम उस गेट की तरफ जाओ, मैं दूसरे गेट की तरफ जाती हूँ। और उसके भागने के अंदाज में इतनी शिद्दत और तेजी थी कि वो बहुत सों को भलांगता गिराता धक्के देता हुआ आगे बढ़ा। एक हुजूम था जो मुंतशिर बाहर निकल रहा था और पुलिस की नफरी बढ़ती ही जा रही थी, जो हुजूम में नज़्मो ज़ब्त लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भगदड़ का माहौल था और वो बढ़ता ही जा रहा था। और वो पूरी कुव्वत से रश में घुसकर चिल्लाने लगा था और अमराहा कहने लगा था। उसकी आवाज में ऐसी गरज थी कि इतनी अफरा तफरी में भी बहुत सो ने गर्दन मोड़कर उसे देखा था। वो फिर से चिल्लाया और उसने अमराहा का नाम लिया। उसकी सांसें बेकाबू हो रही थी।
अगर अमराह फौरन उसके सामने आ जाती तो वो जमीन पर गिर जाता। उसमें खड़े होने की ताकत तक नहीं रही थी। वहम उसे होलाने लगे थे और खौफ ने उसके दिल पर पंजे गाड़ दिए थे। उसे इल्हाम हुआ और वो गेट से अंदर गया। पुलिस की नफरी खड़ी सबको बाहर निकाल रही थी, लेकिन वो सर को झुकाकर उस पार हो गया और उसे पूरे स्टेडियम के हजारों चक्कर भी अगर लगाने पड़ते तो उसे कम लगते उस इंसान के लिए जिसे वो तलाश कर रहा था। अमराह बाहर हो सकती थी, उसे ये ख्याल आया था, लेकिन उसका वजदान उसे बता रहा था कि वो अंदर ही है और वो ठीक नहीं है। उसने उसके बाजू को किसी खूंखार जानवर की तरह पकड़ रहा था और उसे घसीट कर किसी खास समत लेकर जा रहा था और वो चिल्ला रही थी। खुद को आजाद करवाने की वो कोशिशें कर रही थी, लेकिन वहां पे उसी शख्स के दूसरे साथी ने भी उसके गिर्द घेरा सा बना लिया था और उसे मजबूती से कमर से पकड़ कर रखा हुआ था और वो दोनों ही आपस में अपनी जुबान में बात कर रहे थे जिसे अमराह नहीं जानती। आलियान तेजी से इधर उधर भाग रहा था और उसे मुसलसल आवाजें दे रहा था। हेलीकॉप्टर ग्राउंड के ऊपर परवाज करने लगा, यानी मामला शिद्दत इख्तियार कर चुका था। सिक्योरिटी फोर्स हर तरफ फैल रही थी। कहीं सिक्योरिटी फोर्स और शायकीन में भी तसादुम हो रहा था और कहीं शायकीन और शायकीन में। मामला ऐसे बिगड़ रहा था जैसे जलती आग पर और तेल डाला जा रहा हो। उसे दूसरे गेट से निकालकर बाहर ले जा रहे थे और उसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो उसे किसी गाड़ी में डालकर ले जाने वाले हैं। वो मुआशरे के मौके से फायदा उठाने वाले नासूर थे जो हर जगह पाए जाते हैं और अपनी बदखसलती से बाज नहीं आते। कॉरल को साई मिल चुका था और उसने अमराह के लापता होने के बारे में बता दिया था। दूसरी तरफ अंदर से कॉरल आया था। एन साई, शाहवेज और चंद दूसरे स्टूडेंट्स उसे बाहर रश में देख रहे थे। साई सबको फोन करके बता दिया क्योंकि अमराह का फोन बंद जा रहा था तो उसे डर था कि वो ठीक नहीं है। और फिर कॉरल की नजर दूर अमराह पे पड़ी और वो तेजी से भागता हुआ उसकी तरफ आया। वो आम नॉर्मल अंदाज से नहीं चल रही थी। उसे एक लड़का घसीट रहा था और दूसरा उसके मुंह पर हाथ रखकर बार बार उसका मुंह दबा रहा था। इससे पहले कि कॉरल उसके पास पहुंचता, आलियान सीटें फलांगता हुआ उनके करीब चला गया। वो पीछे कहीं से तेजी से भागता हुआ आया था और उसने आते ही उन लड़कों को लाते और खून से मारने शुरू कर दिए थे। अब कॉरल भी पहुंच गया था और जिसकी गर्दन हाथ आई उसने उसे दबोच ली। अमराह बुरी तरह से खौफजदा थी और वो कांप रही थी और उसके सर से खून निकल रहा था और नाक और मुंह से भी। दो लड़के तो पहले ही भाग गए और एक कॉरल से खुद को छुड़ाकर भाग गया। और अमराह पर नजर पड़े आलियान की आंखें नम हो गई। उसने डरी सहमी अमराह को अपने साथ लगा लिया और हाथ से उसकी नाक मुंह का खून साफ किया और उसके सर के जख्म को देखने लगा। तुम्हें काफी चोट आई है, उसने ये कहा और उसने जब ये सुना तो वो फौरन खुद को रोने से रोक ही नहीं सकी और कहने लगी, नहीं ज्यादा तो नहीं है, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही अब। और टूट टूट कर अल्फाज निकले जैसे जज्बात की शिद्दत से अल्फाज बिखर से गए हों। उसका सर आलियान के सीने से जा लगा था और उस पर लगी कितनी भी बड़ी चोट में अब दर्द कैसे उठ सकता था भला। कॉरल ने जल्दी चलने का इशारा किया और आगे भाग गया और उसे अपने साथ लगाए आलियान बाहर की तरफ आ गया और गेट से बाहर होने से पहले एक जोरदार धक्का लगा कि अमराह का हाथ आलियान से छूट गया और वो गिर पड़ने के अंदाज से बहुत आगे निकल गई। सड़क से दूर किसी महफूज हिस्से की तरफ भाग जाना अमराह, आलियान पीछे से चिल्लाया था और पूरा जोर लगाकर उसने हुजूम में से जगह बनाकर आगे निकल जाना चाहा, पर अमराह ने धक्के खाते आगे बढ़ते गर्दन मोड़कर उसे देखा और आलियान का दिल तो वहीं ठहर गया। एहतराम वाजिब है, समा इश्क है। हुजूम ने उसे एक और धक्का दिया और वो आगे निकल गई और धक्के ने उसे लड़खड़ा दिया और वो और पीछे रह गया। अमराह ने फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा। वक्त ने दगा दिया और वो वहीं ठहर ना गया और फिर अगले धक्के से वो बाहर निकल गई। सड़क का मंजर कुछ और हो चुका था। मिनटों की गेम थी और लम्हों में बदल गई थी। सिक्योरिटी फोर्स मुंतशिर हुजूम से निपटने में मशगूल थी और रात का वक्त और आंसू गैस के धुएं ने रात को खतरनाक बना दिया था।
रबड़ की गोलियां फायर की जा रही थी। मुख्तलिफ अशकाल के मास्क पहने हुए अफराद सिक्योरिटी फोर्स पर ठोस चीजें और आंसू गैस उछाल रहे थे। कहीं कुछ ग्रुप्स आपस में मुतसादिम थे और कहीं फोर्स के साथ एक बड़ा हंगामा ब्राजीला स्टेडियम के अंदर और बाहर फूट चुका था। एक ऐसा हंगामा जो सानहे में बदलने ही वाला था। एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें 400 गूंज रही थी और दूर दूर तक सड़क पर एक जंग का अमली मंजर देखा जा सकता था। तसादुम की तस्वीर थी और बगावत की बू थी। वो सड़क पर निकलकर एक संग भागने लगा और कॉरल उसके पीछे ही था। और कॉरल ने उससे चिल्लाकर पूछा कि अमराहा कहाँ है। उससे मैंने सड़क से दूर निकल जाने के लिए कहा था। और 2 फायर फजा में गूंजे और चीखों से कान फटने लगे। उन पर शीशे की बोतलें उछाली गईं और एक ने आगे बढ़कर कॉरल पर हमला करना चाहा, जिसे कॉरल ने पहले ही दबोच लिया और सड़क के एक तरफ नीचे जमीन पर पटक दिया। वक्फे से लेकिन तेजी और शिद्दत से आंसू गैस उछाली जा रही थी और रबड़ के फायर किए जा रहे थे। कौन दिफा कर रहा था और कौन हमला, फैसला करना मुश्किल हो गया था। आलियान तेजी से सड़क पर भाग रहा था और चिल्ला रहा था, अमराहा और अमराहा। उसके पैरों तले की जमीन तो जैसे खिसकती जा रही थी और उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा था। और उसे अपना ख्वाब याद आ रहा था। तो क्या वाकई उसका ख्वाब सच होने जा रहा था? अंधेरा, धुआं, तसादुम और खतरा, यही तो उसने देखा था। निशानियां अच्छी नहीं थीं। हर वो जरा देर को रुककर हाँफने लगा। उससे अगला कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। और तभी उसके पैरों के पास आकर एक गैस का गोला गिरा और वह तेजी से दूसरी तरफ हुआ। उसके बाजू पर रबड़ की गोली भी आकर लगी, लेकिन वो रुका नहीं। उसका जिस्म उसे हरकत करने से जवाब देता जा रहा था और उसकी कैफियत उस इंसान सी हो गई थी जिसे अपने किसी अजीज के ताबूत को उठाने के लिए कहा जाता है और वो खुद को पहाड़ उठा लेने के काबिल तो समझ लेता है, लेकिन वो ताबूत नहीं। और ब्राजीला स्टेडियम अब धुआं उगलने लगा था। चंद जगह आग भी भड़क उठी थी और धुएं के फैलाव से सड़क पर हरकत बहाल हो गई थी। पूरी कुवत लगाकर वो फिर भागा और फिर से चिल्लाया, अमराहा। और सारी दुनिया को आग लगा देगा। अगर कुछ हुआ तो वो सब कुछ जला डालेगा। अब वो तैश से सड़क पर भागने लगा था। उसका बस नहीं चल रहा था रास्ते में आने वालों को रोन डाले, कुचल दे, वरना हलक फाड़ कर इतनी शिद्दत से चिल्लाए कि सब अपनी अपनी जगह साकित हो जाएं। और उसने फिर से आवाज दी, अमराहा, अमराहा, अमराहा। लेकिन अमराहा उसे कहीं नजर नहीं आई थी और ये सीन हुआ यहीं पे खत्म। इसके साथ इस एपिसोड को करते हैं खत्म। अब अमराहा के साथ क्या हुआ, क्या वो वाकई किसी सेफ जगह पे पहुंच पाई है या नहीं, या फिर आलियान का ये जो ख्वाब है वो वाकई में सच होने जा रहा है। और यहाँ पे मेरा फिर से वही सवाल कि क्या सानहे जरूरी होते हैं? आखिर ये सानहे क्यों जरूरी होते हैं? किसी को एहसास दिलाने के लिए और किसी को ये समझाने के लिए कि अगला कितना जरूरी है, उसके बिना जीना कितना मुश्किल है। ये चीजें पहले समझ क्यों नहीं आती? और ये सानहे और ये मर जाना और ये मर जाने के बाद इस कदर का आना और वो फिर कहना कि एक बार तो अब बोल दो, एक बार तो कह दो। आखिर सानहे क्यों जरूरी होते हैं एहसास दिलाने के लिए? क्यों हमेशा ये मौत ये एहसास दिलाती है कि उस शख्स का जिंदा रहना हमारे लिए कितना अहम था? वो एक पल, वो मौत ही क्यों हमें एहसास दिला जाती है कि उस शख्स के बगैर अब जिंदा तो रहा जा सकता है लेकिन जिया नहीं जा सकता। जैसे वसाई ने उस डायरी के बारे में बताया था जिसमें ये कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था। तो आज का सवाल है कि आखिर सानहे इतने जरूरी क्यों होते हैं एहसास दिलाने के लिए? आपका इसके बारे में क्या फीडबैक है? क्यों जरूरी होते हैं सानहे? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और क्या वाकई आलियान के साथ अब ये सब होने वाला है? जानेंगे आने वाली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।